नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लासेज में। हम डिकोड एग्जाम में बायोलॉजी के जीके के अंतर्गत मानव पोषण पढ़ रहे थे। 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, सब पिछले 2 पार्ट में कवर किया है। और पिछले पार्ट में हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को समाप्त करके लिपिड पढ़ रहे थे। लिपिड में हम लोगों ने जो है आधा कवर कर लिया था और उसके आगे का जो है हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमने स्टार्ट करना है कंपाउंड लिपिड से, या जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त वसा कहते हैं। इसके पहले वाला प्रकार कौन सा था? सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है सीधा सीधा जो है सिंगल बॉन्ड से ऐड हो जाता है, उसमें जो है सिंपल लिपिड्स कहते हैं। अब कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? ये ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड के साथ किसी अन्य अणु के मिलने से बनता है। यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो किसी भी जो है लिपिड का अभिन्न अंग होता है, वो तो इसमें दोनों ही हैं। उसके अलावा इसमें कोई ना कोई एक और अणु जुड़ता है, जिसके कारण जो है इसको नाम दिया जाता है कंपाउंड लिपिड का। अब कंपाउंड लिपिड के जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया। तो फॉस्फोलिपिड में फास्फोरस और लिपिड जुड़ते हैं। फास्फोलिपिड का जो है हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कहाँ पर यूज होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमारी कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका जो बाह्य आवरण बनाती है, उसका मुख्य घटक होता है फास्फोलिपिड। इसी प्रकार से ग्लाइकोलिपिड में जो है क्या होता है? ग्लाइकोजन और लिपिड जुड़ा होता है। ये न्यूरॉन सेल, जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स, उसकी जो माइलिन शीथ होता है उसके ऊपर पाया जाता है। वैक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो इसमें जो है इसमें कोई भी ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता है। अब वैक्स कई तरह की होती हैं। एक होती ईयर वैक्स, जो हमारे कान से जो है निकलती है, तो इसको जो है सेरुमिन कहते हैं। क्यूटिन भी जो है एक तरह का वैक्स होता है। ये हर्ष में और केचुए की जो गीली त्वचा होती है उस पर क्यूटिन पाई जाती है। सुबरिन जो है ये कार्क का जो है प्रमुख घटक होता है। बी से, यानी जो है जो मधुमक्खी से मिलने वाला वो वैक्स होता है। मोम और सुपॉलिश इससे बनाया जाता है। और कैनबुआ वैक्स से जो है कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाई जाती हैं। अब अगला टाइप जो है कौन सा होता है? लाइपोप्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन्स जानते हैं आप, जो है ये हमारे ब्लड का जो है अभिन्न अंग होता है और रक्त की जो है सांद्रता बनाए रखने में जो है इससे मदद मिलती है। तीसरे टाइप का जो लिपिड होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। डिराइव्ड लिपिड ये विशेष प्रकार के लिपिड अणु हैं जो लिपिड के बनते समय या टूटते समय मध्य में बनते हैं। यानी ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। यानी एक विशेष प्रकार के लिपिड होते हैं जो लिपिड्स के बनते समय किसी न किसी इंटरमीडिएटरी स्टेज में आते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम टर्पीन्स कहते हैं, एक को हम जो है आइकोनाइड्स कहते हैं। टर्पीन्स और आइकोनाइड्स ये जो है डिराइव्ड लिपिड्स के जो है 2 पार्ट हो गए। अब हम टर्पीन्स की बात करते हैं। ये आइसोप्रीन नामक छोटे अणुओं से बने होते हैं। यानी जो टर्पीन्स होते हैं, इनका जो है जो बेस होता है वो क्या होता है? वो आइसोप्रीन होता है। और इसमें निम्न पदार्थ शामिल होते हैं। कौन कौन से? स्टेरॉइड्स आते हैं। स्टेरॉइड्स मेनली जो है क्या होते हैं? तो कुछ हार्मोन्स और पिगमेंट्स जो है ये स्टेरॉइड बनते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। वसा में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं। कौन कौन से? ADEK, ये भी जो है टर्पीन्स के ही उदाहरण हैं। पिगमेंट्स में जो है प्लांट पिगमेंट, जैसे लाइकोपीन जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। कैरोटीन जो कि गाजर में या कैरेट में पाया जाता है। रेटिनिन ये आंखों में पाए जाने वाली जो है एक विशेष प्रकार की जो है लिपिड है। फाइटॉल ये क्लोरोफिल में पाया जाता है लिपिड। और कैरोटीन ये कैरेट और राइप फ्रूट में पाया जाता है। तो ये सभी जो है टर्पीन्स के उदाहरण है। अब स्टेरॉइड चूंकि एक बड़ी कैटेगरी होती है,
ये टर्पीन्स का टाइप ही होता है। तो स्टेरॉइड में जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहला होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉल और एड्रेनालिन। ये सभी जो है स्टेरॉइड हार्मोन है जो स्टेरॉइड से निर्मित होते हैं। फिर बाइल पिगमेंट, जो हमारे जो है बाइल जूस में पाए जाने वाला पिगमेंट होता है, जिसके कारण बाइल का रंग जो है हल्का पीला होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। ये एक विशेष प्रकार का टर्पीन है जो मुख्यतः सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। सामान्य मात्रा जो है 215 mg पर लीटर होती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में और लोअर पीसीएस के एग्जाम्स में। पित्तरस में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब बाइल जूस या पित्तरस में कोलेस्ट्रॉल की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, वहां जम जाता है जबकि सांद्रता बढ़ती है। और उससे क्या समस्या आ जाती है कि हमको जो है बाइल स्टोन हो जाता है, यानी पित्ताशय की थैली में पथरी हो जाती है, जो कि जो है एक बुरा रोग माना जाता है। तो जिससे यहाँ कैल्शियम लवणों और पित्तरस का जमा होने से बाइल स्टोन यानी पित्ताशय की थैली का स्टोन या पथरी हो जाती है। अब रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 2 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स की छोटियों से गोली से भरे होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। अभी हाल ही में जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ था 2016 वाले का 28 जुलाई को, उसमें एलडीएल और एचडीएल के बारे में पूछा भी गया था। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो पहली चीज एक समझ लीजिए कि ये लो डेंसिटी है और इसीलिए इसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल जानते हैं। इससे जो है हमको दिल की बीमारियां हो सकती है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है। और एचडीएल जो है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है कि इसकी मात्रा ज़्यादा रहे और एलडीएल की मात्रा कम रहे। जब एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल रक्त में बढ़ जाता है या उल्टा हो जाए, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल घट जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों की सेल्स में इकट्ठा होकर प्लैक बना लेता है। प्लैक मतलब वहां जमाव करके वो ब्लॉक कर देता है। जब ब्लड कैपिलरीज में उभर आते हैं और रक्त का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, इससे उक्त रक्तचाप की बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इसी के कारण होती है। जब एलडीएल बढ़ेगा और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों में रुकावट, इसको हम जो है साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। कभी टर्म पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो धमनियों में खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण जो रुकावट आ जाती है, उसके कारण जो है ब्लड पंपिंग जो हार्ट करता है उसमें दिक्कत होती है प्रेशर में, तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो आपको मुख्यतः 2 चीजें याद रखनी है कि एक जो है एलडीएल होता है, एलडीएल कैसा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये खराब होता है, और एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमेशा ब्लड में कम होनी चाहिए, गुड की अच्छी होनी चाहिए। इससे हमें हार्ट संबंधी डिजीजेज नहीं होंगी। आगे चलते हैं। यदि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 240 मिलीग्राम 100/100 ml रक्त से अधिक है तो हमको एलडीएल टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। यानी ये एक अलार्मिंग साइन है कि अगर 240 mg/100 ml रक्त में की मात्रा कोलेस्ट्रॉल की आपके रिपोर्ट में आती है तो आपको तुरंत एलडीएल की जांच करानी चाहिए, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है।
एलडीएल लेवल जो है 160 mg पर 100 ml रक्त से ज़्यादा तथा एचडीएल 40 से कम होगा तो खतरनाक होगा। ये दोनों ही स्तर याद रखिएगा कि एलडीएल का लेवल 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एचडीएल का लेवल जो है 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आती है तो आपके शरीर के लिए वो बुरी है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। स्टिग्मेस्ट्रॉल ये प्लांट में पाया जाता है, इसको फाइकोस्टेरॉल भी कहते हैं। इंजोस्टेरॉल ये फंजाई में पाया जाता है। कभी पूछा जा सकता है कि फंजाई में कौन सा स्टेरॉइड पाया जाता है, तो इंजोस्टेरॉल पाया जाता है। ये कवक में प्राकृतिक रबर भी एक आइसोप्रीन के अणु से बनती है, जिसको जो एक टर्पीन्स का प्रकार है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड या जिसको उपचय स्टेरॉइड कहते हैं, इनके ये कौन कौन से होते हैं, डिजिटॉक्सिन, डाइजोक्सिन, गिलाइटिन, जिसे जो है डिजिटैलिस परप्यूलिया से प्राप्त किया जाता है और इसे हार्ट के अटैक के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब जो है इसके कुछ कॉमन यूज हो गए। अब बायल जूस में जो पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल है उसका नाम क्या है, इसको सीधे सीधे याद कर लीजिएगा कि हमारे जो पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, टाउरोक्लोइक और ग्लाइकोकोलिक एसिड कहते हैं। आप कुछ जो है सुगंधित यानी एरोमेटिक टर्पीन्स यौगिक होते हैं, कौन कौन से, नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रोनेला पाया जाता है, पिपरमिंट जिसको हम मस्क मेंथॉल कहते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल में पाया जाता है, प्लांट हार्मोन जैसे जिब्रेलिन में जो है सुगंधित टर्पीन्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट में जुवेनाइल हार्मोन्स पाए जाते हैं और रबड़ के पेड़ में लैटिक्स पाए जाते हैं। ये सभी क्या है, सुगंधित जो है टर्पीन्स है, इनसे जो है एक विशेष प्रकार की जो है महक आती है। अब इसका टर्पीन्स का जो है दूसरा प्रकार, टर्पीन्स के बाद दूसरा प्रकार देखते हैं आइकोसाइनाइड्स। तो ये एराकिनोइक एसिड द्वारा बनाए गए दूसरे वसील अम्ल से बनते हैं और ये लोकल हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जैसे ब्लड कोआगुलेशन यानी रक्त के जमने की प्रक्रिया में ये मदद करते हैं। एराकिनोइक एसिड हमारे अंदर लिनुलिक एसिड तथा लिनुलोइक एसिड बनाए जाते हैं तथा ये दोनों यानी लिनुलिक एसिड और लिनुलोइक एसिड हमारे अंदर नहीं बनाए जाते अतः इन्हें बाहरी से स्रोत से लेना पड़ता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं और ये इसेंशियल फैटो एसिड कहलाता है। सॉरी, इसको हम जो है इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, ना कि एमिनो एसिड। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है थ्रोम्बोक्सिन जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ल्यूकोट्रीन ये वायु नलिकाओं के संचयन को प्रेरित करता है और यह ल्यूकोसाइड्स यानी WBC से स्रावित होकर रक्त में आ जाता है और इसकी अधिकता से जो है हमें एस्थमेटिक अटैक पड़ता है यानी अस्थमा का अटैक पड़ता है। फिर प्रोग्लैंडलिन्स ये सीमेन, मिनिस्ट्रल फ्लो और ऊतकों में पाया जाता है तथा शरीर का ताप बढ़ाने जैसे बुखार लाने, इन्फ्लेमेशन, वीक सेप चिल के लिए जिम्मेदार होता है। ये जन्म एवं मासिक धर्म के समय यूट्रस को संकुचित करता। तो ये सब जो है प्रोग्लैंडलिन के जो है मुख्य कार्य हो गए। अब वसा में जल की कमी होने के कारण ये हल्का एवं सचित्र ऊर्जा का अच्छा साधन होता है। ये हमारे एडिपोज टिश्यू में संचित होता है। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये हमारे जो है त्वचा के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें संचित होते हैं और जो एडिपिक सेल से बने हुए होते हैं। ऊंट में पानी का संचय वसा के साथ होता है जो उसके कुबड़ में संचित वसा से होती है। तो ये सब जो है इसके कुछ अनुप्रयोग हो गए। अब हम आगे मूव करते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन भी जो है हमारे न्यूट्रिएंट सिस्टम का यानी हमारे जो है पोषण तंत्र का जो है बहुत ही जरूरी हिस्सा है और सबसे जटिल अणु जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे पूरे शरीर की जो संरचनात्मक जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट देखते हैं। प्रोटीन किसी सजीव शरीर का 14%, अगर सजीव शरीर है, लिविंग है, तो उसका शरीर का 14% प्रोटीन होता है, या तो मृत और शुष्क शरीर का ये 50% से अधिक भाग होता है। तो ये दोनों परसेंटेज याद रखिएगा। प्रोटीन की जो खोज है जे बर्जीलियस एवं मुलर ने की थी। ये बड़े अणु यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं तथा अमीनो अम्ल की इकाइयों से बने होते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं तो प्रोटीन का जो बेस होता है वो किसका होता है,
अमीनो एसिड्स होता है, यानी अमीनो अम्ल इसकी इकाई होती है जो बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से जो है प्रोटीन का निर्माण करती है। वैसे तो अमीनो अम्ल 200 से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, परंतु प्रोटीन के निर्माण में अल्फा अमीनो अम्ल भाग लेते हैं जिन्हें प्राकृतिक अमीनो कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है इनका कंपोजिशन क्या होता है, तो प्रोटीन का भाग क्या होता है, अमीनो एसिड, यानी जो उसकी बेसिक यूनिट होती है। तो अमीनो एसिड में कार्बन 50%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर जो है 0.2 से 0.7% होते हैं। ये जो है सारे मुख्य घटक हो गए। और अल्प मात्रा में इसमें फास्फोरस, आयोडीन और आयरन यानी हीम भी पाया जाता है। आर इसमें क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है। यहां पर आप आर देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो आर जो है कार्बन की श्रृंखला होती है और इसी श्रृंखला के बदलने पर, मतलब इसकी लंबाई कितनी है उसके आधार पर ही अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होती है, अमीनो अम्ल का नाम बदलता चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये H2N है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अमीनो ग्रुप। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्या है, COOH ग्रुप है जिसको हम एसिड ग्रुप कहते हैं। और R क्या है, R जो है कार्बन का जो है ग्रुप है जो कार्बन की श्रृंखला को यहां पर डिनोट करता है। अब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स, इनको दोनों नाम दिया जाता है। तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी पॉलीमर्स होते हैं, जब अम्लों के अणु आपस में पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो आपको इसमें मुख्य चीज ये याद रखनी है इस पूरी स्लाइड से कि जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे या एमाइड बॉन्ड कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है पेप्टाइड बॉन्ड बनने से, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हजारों अमीनो एसिड्स के अणु हो सकते हैं। दो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, बात वही है। और जब ये जुड़ते हैं तो इनसे जल का अणु बाहर निकलता है जिसको हम डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मुख्यतः 20 प्रकार के जो है नेचुरल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सबसे जरूरी पार्ट यही है जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी अमीनो एसिड्स जो है विभिन्न तरीकों से जुड़कर कई तरह की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और इनमें जो ग्रुप भिन्नता होती है वो केवल आर ग्रुप में होती है। जो मैंने अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें आर ग्रुप में ही केवल इसमें भिन्नता होती है। अब ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं नेचुरल, जो यही 20 जो है सभी तरह की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इनमें से 10 हमारे शरीर में बनाए जाते हैं, अतः वह नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 10 हमारे शरीर में नेचुरली बनते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और 10 ऐसे होते हैं जो हमको भोजन के माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है, उन्हें हम जो है इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस स्लाइड से आएगा कि कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या कौन से नॉन इसेंशियल हैं। सबसे पहले नॉन इसेंशियल देखते हैं। तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं, एनालिन, एस्परजीन, एस्पर्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन। ये सभी जो कैसे हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसको आप किसी भी फार्मूला बना के याद कर सकते हैं। अब जो इसेंशियल हैं, जो हमको बाहर खाने में बाहर से लेने पड़ेंगे, वो कौन से हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ये सभी जो है नॉन इसेंशियल हैं, सॉरी इसेंशियल हैं, जो हमको नेचुरली जो है शरीर में नहीं बनते हैं और बाहर से खाने में। अब इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले 2 चीजें याद रखिए, आर्जिनिन तथा हिस्टिडीन जो है ये जुवेनाइल यानी अवस्थों में नहीं बनते हैं, यानी जो 15-16 साल से कम की एज होती है उनमें ये 2 जो है अमीनो एसिड्स जो है
नहीं होते हैं। कौन से? आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये उनके शरीर में निर्माण नहीं होता है तथा उसके लिए ये इसेंशियल होते हैं, परंतु एडल्ट्स में ये नॉन इसेंशियल हो जाते हैं। यानी मनुष्य जो है एडल्ट हो जाता है तब आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये दोनों जो है उनके शरीर में नेचुरली बनते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। लेकिन जब वो अवयस्क होते हैं यानी 16 साल से उम्र कम होती है तब आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है नहीं बनते हैं शरीर में और खाने में बाहर से लेना पड़ता है। उस स्टेज में जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। तो ये एक अपवाद है और इसी तरह के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एस्परजीन पहला ऐसा अमीनो एसिड था जिसे गेहूं के ग्लूटेन में पाए जाने वाले प्रोटीन एस्परेगस ग्लूकेट से प्राप्त किया गया था। एस्परजीन जो है पहला ऐसा अमीनो एसिड था जिसे ग्लूटेन प्रोटीन जो कि कहां से पाया जाता है? एस्परेगस ग्लूटेन से प्राप्त किया जाता है जो कि गेहूं में पाया जाता है। प्रोटीन में पाए जाने वाले सारे अमीनो अम्ल लेबोरेटरी अमीनो एसिड्स यानी एल अमीनो एसिड्स होते हैं। डी अमीनो एसिड्स बैक्टीरिया तथा कुछ एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक में पाए जाने वाली प्रोटीन होते हैं। तो दो चीजें यहां पर आपको समझनी है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और जो बैक्टीरिया और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं में पाए जाते हैं उनको हम डी अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। और रक्त में अम्ल क्षार साम्यता के बनाए रखने के लिए जो ये इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं उसको हम ज्विटरियन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अमीनो एसिड सिस्टीन में सल्फर पाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड जो होता है इसमें सल्फर पाया जाता है जो सल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन की प्राइमरी फोल्डिंग में सहायता करता है। तो ये देखिए सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है, जिस पे मैं आपको बता रहा हूं वो जो है आप स्पेशली उसको नोट करते रहें। ग्लाइसिन सबसे सिंपल या साधारण अमीनो अम्ल है जिसे आर ग्रुप, जिसमें आर ग्रुप क्या होता है? एच होता है, यानी वहां पर आर ग्रुप के में जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। फिनाइल एनिलीन तथा ट्रिप्टोफैन साइक्लिक अमीनो एसिड या चक्रीय अमीनो अम्ल हैं। अब 20 अमीनो अम्लों के अलावा कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी होते हैं। 20 को तो हम स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये इन्हीं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं कि परिवर्तन से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? गामा ब्यूटारिक एसिड जिसको GABA गाबा कहते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का ये सभी जो है काम करते हैं। इपिनेफ्रिन क्या होता है? जो एड्रेनालिन हार्मोन जिससे सिक्रीट होता है, ये विपत्ति हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। पेनिसिलिन ये अमीनो एसिड जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में पाया जाता है। तो ये सब जो है छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं। अब जो हम प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं वो कई आधार पे किया जा सकता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन कितनी होती है? तो हमारे शरीर में हजारों होती है, 50,000 से 1 लाख तक तरह की जो है हमारे शरीर में प्रोटीन पाई जाती है। और ये याद रखिएगा कि ये जितनी भी लाखों प्रोटीन, हजारों प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये मात्र 20 अमीनो एसिड के आपसी सीक्वेंस चेंज करने से बनती है। यानी 20 ही अमीनो एसिड हैं जो इन लाखों प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। उनके सीक्वेंस में जरा जरा सी जो चेंज आ जाती है उससे जो है इनका निर्माण होता है। 2 अलग अलग प्रोटीनों में जो भिन्नता का कारण होता है वो अमीनो अम्ल के सीक्वेंस में होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये हम एक ब्रॉड इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आधी चीज हमको यहीं पर समझ में आ जाएगी। तो प्रोटीन को अगर हम जो है उसके त्रिविम आकृति के आधार पर यानी 3D पिक्चर के आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो वो किस तरह से हो जाएगी? उसका एक टाइप हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस कौन कौन सी होती हैं? अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, कोलेजन, एक्टिन, इलास्टिन, मायोसिन, फाइब्रोनोजन, ये सभी आपने नाम सुना होगा। जैसे एक्टिन मायोसिन कहाँ होती है? हमारी मसल्स में होती है। फाइब्रोनोजन कहाँ पर होता है?
वो हमारे जब ब्लड क्लॉटिंग होती है उस समय बनती हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिस्टोन, ग्लूटेन्स, प्रोमेलिन्स, ये सभी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई। अब अगर रासायनिक संयोजन के आधार पर यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर करें तो सिंपल प्रोटीन यानी जितनी भी सारी फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो सभी सिंपल में आती हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन जो संयुग्मी प्रोटीन जिसे हम कहते हैं उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन आती हैं। और तीसरे तरह का जो है डिराइव्ड प्रोटीन होती है जिसको प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। अब प्रोटीन्स को अगर हम विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर उनके बांटें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी संरचनात्मक प्रोटीन, इसमें अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन आ जाएगा। एंजाइमेटिक प्रोटीन यानी जो एंजाइम की तरह काम करती हैं। तो सभी एंजाइम्स आप जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वृद्धि हार्मोन और थायरॉक्सिन। रेगुलेटरी का अर्थ ही हो गया जो हार्मोन की तरह काम करे, हमारे शरीर में कोई ना कोई रेगुलेशन का वर्क करें। मोटिलिटी प्रोटीन में जो है एक्टिन, मायोसिन जो हमारे गतिशीलता में मदद करती हैं, मसल्स में पाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्बुमिन, ये इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिसंचरण करते हैं, उसका सर्कुलेशन करता है। डिफेंस प्रोटीन जो हमारे शरीर का रक्षा आवरण बनाता है, जैसे लिम्फोसाइट्स, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, थॉम्ब्रिन, फाइब्रोनोजन, ये सभी हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। और न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन, अब जैसे आपसे पूछा जाता है जेन्स, ZEIN, ये किस में पाया जाता है प्रोटीन? मक्का में पाया जाता है। फाइसियोलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मटर में पाई जाती है। ग्लूटैलिन प्रोटीन चावल और गेहूं में। और केसीन प्रोटीन जो है कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो ये जो पूरा समरी है इसको मैंने आगे की स्लाइड्स में जो है इस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट दे देते हैं, बाकी आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब जैसे अल्फा केराटिन की हमने बात की थी फाइब्रस प्रोटीन में, तो इससे कछुए का कवच बनता है, सल्क बनता है, पंजे बनते हैं, पंख बनता है, बाल, नाखून, सींग, खुर, ये सभी जो है अल्फा केराटिन से बनता है, हमारे भी जो है। फिर बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? रेशम यानी सिल्क बनता है। कोलेजन फाइबर से, ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी तंतुमय संयोजी ऊतक जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, दांत, आंख की पुतली, इन सब का निर्माण जो है इससे होता है। ट्रोपोकोलेजेंस, इससे स्केलेटन मसल्स बनती हैं। इलास्टिन क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू, जो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे जो है ये बनता है। फिर एक्टिन और मायोसिन, जैसे हमने बताया आपको कि ये हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। फाइब्रोनोजन, ये रक्त के प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। और जब ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है तो ये जो है रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है। ट्यूबुलिन जो है, जो हमारी कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये उसमें पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ये जो है फंक्शनल प्रोटीन्स कहलाती हैं, संरचनात्मक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। तो एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, इन सब के बारे में हम लोगों ने अभी जो है चार्ट में बात की थी। अब जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं ये डीएनए और आरएनए के साथ जुड़ती हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए और क्रोमोसोम में होता है। राइबोसोमल प्रोटीन, ये राइबोसोमल आरएनए में होती है। ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी प्रोटीन होती है। म्यूकिन्स जो है हमारे म्यूकस में। और इम्यूनोग्लोबिन्स, ये जो है एक प्रकार की एंटीबायोटिक का कार्य करती है। लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन में जो है लाइप का अर्थ क्या होता है? लिपिड। तो लिपिड और प्रोटीन जब जुड़ जाती है तो उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोविटालिन, एक ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एग ओक में यानी अंडे की जो उसका जो पीत भाग होता है उसमें जो है लाइपोविटालिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीमोप्रोटीन, ये आयरन के साथ जुड़ी होती है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में होता है। मायोग्लोबिन मसल्स में। और साइटोक्रोम जो है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है।
अब संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल में हमने अल्फा बीटा कोलेजन फाइबर्स ये सब देख लिया जो है। एंजाइम्स के बारे में हम रोल जानते हैं, तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ये सारा जो है प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन कौन सी होती हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। जो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इस पे एक बार मैं आपसे जो है डिस्कस कर देता हूं। जीन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मक्के में। फेजियोलिन कहाँ पर पाई जाती है? मटर में। ग्लूटिन्स कहाँ पाई जाती है? गेहूं में। एल्ब्यूमिन जो है मेनली अंडे में पाई जाती है। केसिन प्रोटीन मिल्क में पाई जाती है। फेरिटिन ये जो है आयरन का संचय करती है। मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन का संचय करती है। और प्रोलेमिन्स ये जो है दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसके अलावा जो है कई तरह से जो है प्रोटीन का पूरा वर्गीकरण जो है आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके जो है मुख्य इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के जो है इसमें हम लोगों ने प्रोटीन्स तक का ख़त्म कर लिया है। अब अगला चैप्टर हम लोग विटामिन लेंगे, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जो है मानव पोषण चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो वो विटामिन से आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।